बस ओके, welcome back to the lecture on liquefaction of coal. Yesterday I told you that in liquefaction of coal we have two methods. There is a direct coal liquefaction and an indirect coal liquefaction. यानी एक मेथड है कि आप डायरेक्टली अपने कोल को अपने प्रोडक्ट में बना दो विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेप, और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल था वो बर्जियस प्रोसेस था। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन होता है कि आपका कोल जो होता है वो आपका गैसीय लिक्विड फ्यूल बनेगा तो सही, मगर उसे बनने के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेप किया जाता है, यानी आप गैसिफिकेशन करते हो, आप सिन गैस प्रोड्यूस करते हो। सिन गैस क्या होती है इसकी हम अभी जिक्र करेंगे, पहले भी मैंने वैसे सिन गैस मेंशन किया है, मगर हाउ इज सिन गैस डिफरेंट फ्रॉम एलपीजी, LPG, CNG, water gas, producer gas? This is dependent upon the components that are present in syngas. तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेप है ना इनडायरेक्ट गैसिफिकेशन करने के लिए, सिन गैस बनने के लिए, वो लाजमी है। चाहे आप फिशर ट्रोप के थ्रू जाओ या आप मिथेनॉल के थ्रू जाओ, ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, दोनों इनडायरेक्ट हैं, मगर दोनों के अंदर आप देखेंगे कि लाजमी गैसिफिकेशन होगा। द फर्स्ट वन इज coal to liquid fuels via the Fischer-Tropsch synthesis, which is the most important reaction. The second one is coal going towards liquid fuels, methanol to gasoline. लिक्विड फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो हम गैसोलीन पे फोकस करते हैं, तो उसमें भी आपका गैसिफिकेशन की प्रोसेस लाजमी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि दोनों के अंदर ये कॉमन है। बाकी जो डायरेक्ट लिक्विफिकेशन है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्जियस प्रोसेस मैंने डिस्कस कर ली थी, ये इक्वेशन मैंने आपको समझा दिया था, मैंने आपको उसकी कंडीशंस बता दी थी, यहाँ तक कि मैंने आपको उसकी पूरी प्रोसेस फ्लो डायग्राम से बता दिया था कि अगर ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम हो, इससे आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, क्या रिएक्टर्स है, कहाँ पर कंडेंस करना है। इधर एक चीज़ मैंने आपको ये भी बता दी थी कि जो हमने मिस की थी कि यहाँ पर हाइड्रो ट्रीटिंग करना लाजमी है। ये मैंने आपको बताया था। क्यों हाइड्रो ट्रीटिंग करना लाजमी है? क्योंकि आपको अपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को सल्फर से बचाना है। सल्फर से बचाने के लिए हाइड्रो ट्रीटिंग करना यहाँ पर लाजमी है। आपको प्रोडक्ट्स का भी बताया था, ये भी बताया था कि ये गैसोलीन और ये गैसोलीन में क्या फ़र्क है। दिस गैसोलीन इज़ हाई ऑक्टेन गैसोलीन बिकॉज इट इज़ रिफाइंड। हाउ डू आई नो इट इज़ रिफाइंड? यहाँ पर H2 ऐड हो रहा है। ये जब आप PRE पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि PRE के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम रिफॉर्मिंग बोलते हैं या प्लेटफॉर्मिंग बोलते हैं। उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। मैं डेप्थ में इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि ये PRE का पोर्शन है, मगर जब ये हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये गैसोलीन आपकी रिफाइंड हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड हाई ऑक्टेन गैसोलीन। जो आपकी हैवी ऑयल है वो रिसाइकल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। So this is the entire Burgess process. Okay. Now we come on to the indirect coal liquefaction. इसको हम सिग्निफाई करते हैं ICL से, इनडायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन। इनडायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। कल मैंने आपको बताया था 2 स्टेप प्रोसेस होती है। इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन में आपने पहले स्टेप 1 करना होगा, फिर आपने स्टेप 2 करना होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्ट कोल लिक्विफिकेशन नहीं होती है। द कोल फर्स्ट रिएक्ट्स विद स्टीम एंड ऑक्सीजन नोन एज गैसिफिकेशन। आपका जो कोल है ना उसको पहले आपने स्टीम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा, यानी वट एवर योर कोल इज दैट प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। इस स्टेप को हम गैसिफिकेशन बोलते हैं, और इस गैसिफिकेशन से जब आप इस रिएक्शन करोगे तो आपको इस रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगा। ये जो मिक्सचर होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन का, इसको हम सिन गैस बोलते हैं। सिन गैस या दूसरा नाम है इसका सिंथेटिक गैस। तो हाउ इज सिन गैस डिफरेंट फ्रॉम LPG या CNG?
एलपीजी के अंदर आपके ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, सिन गैस के अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है। यू शुड नो दैट कि सिन गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, आई थिंक आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सिन गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वही ऑक्सीजन लिखा था तो मैं उसको पढ़ रहा था, आई टेक माई वर्ड्स बैक, सिन गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें किसी ने इसको पिक भी नहीं किया, मगर अगर मैंने ऑक्सीजन लिखा था वो गलत क्यों था? वो सिंपली इसलिए गलत था क्योंकि अगर मैं कोल को रिएक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज माई कोल, इसको अगर मैंने H2O दिया, I gave it H2O, how could I produce carbon monoxide and oxygen? H component कहाँ गया? H कहाँ गया? Just give me a minute please. अस्सलाम वालेकुम मैम। कौन से? मैंने तो नहीं कैंसिल करवाई है, मैं तो खुद क्लास ले रहा हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अरे यार पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैं क्लास ले रहा था। ले रहा हूँ चलें। अभी मैडम सादिया भी थोड़ी देर के लिए आएंगी, अभी आई थी फिर चली गई थी। अगर आपको लेटर दिखाना है तो आ जाएं, जो आप लोग कंप्यूटर पे काम करना था। मुझे मैसेज कर दीजिए जी, सॉरी। सो एज आई वाज सेइंग कि इट इज नॉट पॉसिबल कि सिन गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन हो, क्योंकि आपका हाइड्रोजन भी निकलना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिन गैस के कंपोनेंट्स क्या हैं तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज अ सिन गैस? जी, व्हाट वुड यू सर से? वाटर गैस भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। हाँ, सिन गैस याद रख लें, सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाँ, दूसरे कंपोनेंट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत CH4 हो जाए, कुछ हो जाए, बट दैट प्रोपोर्शन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसिडर्ड निग्लिजिबल। सिन गैस जो मेजॉरिटी होती है ना, मेजॉरिटी वाइज सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और सिन गैस बनेगी कैसे? आपका जो कोल होगा, आप उसको जब स्टीम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो स्टीम आपका गर्म पानी होता है, तो H2O, H का कंपोनेंट वहां से आता है। तो सिन गैस के अंदर क्या होता है? आपका मिक्सचर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। बात क्लियर हो गई? तो ये गलती नहीं कीजिएगा सर कि ये बोलेगा कि सर सिन गैस इज अ कार्बन मिक्सचर ऑफ मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इट इज नॉट। सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आगे चलूं? सर तो वाटर गैस तो यही है। हाँ, सर वाटर गैस भी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर ही है। या प्रोपोर्शन के ऊपर फर्क होता है। वाटर गैस भी अगर होता है, यू कैन ऑल्सो से वाटर गैस इज अ कॉमन अनदर फॉर्म ऑफ अ सिन गैस। यूजुअली जो आप डिफरेंस पूछते हो ना, डिफरेंस एलपीजी और सिन गैस के बीच में पूछा जाता है, या एक गैस के अंदर, मेरा ख्याल है वाटर गैस के अंदर या कोई गैस के अंदर शायद नाइट्रोजन का कंपोनेंट ज्यादा आ रहा था। आई थिंक वाटर गैस में ही कुछ ज्यादा आ रहा था, मुझे मुझे बाय हार्ट याद नहीं है, क्योंकि हमारे पास तरह तरह की गैसेस थी, वाटर गैस थी, प्रोड्यूसर गैस थी, सिन गैस थी, बायो गैस थी। तो इसको जरा देखना पड़ेगा। वैसे फिलहाल आप ये याद रख लें कि आपके कोर्स के अंदर सिन गैस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिशर ट्रोप रिएक्शन यहाँ से हो रहा होता है, इसीलिए हम सिन गैस जो हैं उसके अंदर कार्बन सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। अब एक रिएक्शन होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है, इसकी अहमियत बाद में आएगी स्लाइड में, मगर मैं आपको अभी मेंशन कर दूं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्यों किया जाता है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इसलिए किया जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो इंप्रूव हो जाए। हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलेशन में, यानी कार्बन आयन कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, तो आपकी जो गैस होगी वो भी ज्यादा क्लीनर और सेफर गैस होगी, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मोर टॉक्सिक गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। एक रीजन तो ये है, बट दिस इज अ सेकेंडरी रीजन। द मेन रीजन इज, कल मैंने आपसे बात की थी कि फॉर योर रिएक्शन टू टेक प्लेस यू नीड अ गुड कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। आपका जो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो है वो इंप्रूव होता है इससे। So the water gas shift reaction will adjust the ratio of hydrogen to carbon. Clearly it says there, the water gas shift reaction will adjust the ratio of hydrogen to carbon monoxide to desirable requirements. Desirable requirements का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट पे आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपकी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक्सपर्ट्स डिटरमिन करते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मगर आप उसके हिसाब से कर लेते हो। कहने की बात यह है कि सिन गैस रिएक्शन होता है और वाटर गैस रिएक्शन होता है, ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चलते हैं। ये जो वाटर गैस रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखें, जब आप यहाँ पर कोल को रिएक्ट कर रहे हो, तो कोल को जब आप रिएक्ट कर रहे हो, स्टीम ऐड कर रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बन रहा है। तो वही जब कार्बन मोनोऑक्साइड भाई स्टीम से ऐड होगा रेशियो बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन टू कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और आपका जो वाटर है वो हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इससे जो आपका हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो है वो इंप्रूव होगा। अब तीसरा स्टेप क्या है? आफ्टर प्यूरिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, फिशर ट्रोप रिएक्शन करने से पहले आपको अपनी गैस को प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। सिन गैस जो होती है वो प्यूरिफाइड गैस नहीं होती है, उसमें कुछ सल्फर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सिन गैस मस्ट बी प्यूरिफाइड। After purification, the clean syngas, important word, it is a clean syngas, is converted to a wide range of products such as hydrocarbons, alcohols, acids and ketone. जो आपकी clean syngas होगी ना, वो hydrocarbons में बनेगी। The production of liquid hydrocarbons, ये general overview में आपको बता रहा हूँ। The production of liquid hydrocarbons from syngas is known as the Fischer-Tropsch synthesis। यानी अगर आपको Fischer-Tropsch synthesis को एक लाइन में डिफाइन करना है ना, Fischer-Tropsch synthesis हम किस चीज को बोलते हैं? Production of liquid hydrocarbons from syngas। The important word is फॉर्म जो होंगे वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन होंगे। यानी अगर आप प्रोपेन फॉर्म करते हो, ब्यूटेन प्रोपेन फॉर्म करते हो, दिस इज नॉट कंसिडर्ड फिशर ट्रोप रिएक्शन, इवन दो इट्स गोइंग टू बी फॉर्म्ड, इट इज नॉट डिजायरेबल। फिशर ट्रोप रिएक्शन का गोल ही ये है कि मैं लिक्विड फ्यूल फॉर्म करूं, यानी गैसोलीन फॉर्म करूं, डीजल फॉर्म करूं, प्रेफरेबली गैसोलीन। तो लिक्विड फ्यूल्स में फॉर्म करूं, और किससे फॉर्म करूं? सिन गैस से। इसको हम फिशर ट्रोप बोलते हैं। और ये क्या है? ये कमर्शियल प्रोसेस है फॉर कन्वर्टिंग कोल इनटू सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस, गैसोलीन, डीजल ऑयल, वैक्स एंड ऑयल। इन दिस कंपोनेंट्स द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर गैसोलीन, डीजल ऑयल, जो आपके मोटर फ्यूल्स को चलाते हैं, जो आपकी मोटर्स को चलाते हैं, एक्चुअली वो खुद मोटर फ्यूल हैं। अगर मैंने आपसे ये जो सारी चीजें आपको बताई हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे एक फ्लो शीट बना दें या फ्लो डायग्राम बना दें या ब्लॉक डायग्राम बना दें एफटी सिंथेसिस का, तो उसका आपको क्या लगता है सबसे पहला स्टेप मुझे किस अप्रोच में जाना चाहिए ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए? कोई गेस करें, कोई मुझे बताएं। देखिए, आई डोंट माइंड इफ इट्स द रॉन्ग आंसर, बट आई जस्ट वांट टू सी कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या करना चाहिए जी, जो आपके दिमाग में आ रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे 5 नंबर के लिए बोल दूं कि ड्रॉ एफटी सिंथेसिस ब्लॉक डायग्राम, क्या बनाएंगे? जी सर पहले तो 3 ब्लॉक्स बना लें, एक गैसिफिकेशन का होगा और दरमियान में फिर लिक्विफिकेशन कंडेंसिंग वाला पार्ट है और फिर प्योरिफिकेशन वाला ब्लॉक है। अच्छा, तो अगर मैं गैसिफिकेशन वाली बात कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं क्या बोलूंगा? सर पाउडर्ड फाइन कोल जाता है हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में। जरूरी नहीं है पाउडर्ड कोल हो, क्योंकि वो बर्जियस प्रोसेस की थी, मैं डायरेक्ट कोल भी बोल सकता हूँ।
कि कोल रिएक्ट्स विद स्टीम एंड ऑक्सीजन। मतलब बात वही है, अगर मैं चलें इसको सिंप्लीफाई कर लूं, ये देखें कोल, ये फिशर ट्रोप पूरा रिएक्शन है अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं, और वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ बताई है वर्ड के अंदर। शायद आपको बेहतर प्रोसेस यहाँ पर समझ आ जाए, क्योंकि आप इसको देखकर भी अपनी स्टोरीज लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, आपके पास कोल है जो आपका फ्यूल है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, कोल रिएक्ट्स विद स्टीम एंड ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाई इज कोल रिएक्टेड विद स्टीम एंड ऑक्सीजन, कोल इज रिएक्टेड विद स्टीम एंड ऑक्सीजन टू produce syngas, because syngas is the intermediate step after which Fischer-Tropsch reaction can take place. तो अगर मैंने आपसे वैसे ही पूछ लिया ना कि इसका पर्पस क्या है स्टीम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, व्हाई कांट आई रिएक्ट इट विद सम अदर थिंग, तो उसका आंसर ये है कि यू नीड द गैसिफिकेशन स्टेप या सिनगैस, इसीलिए वो स्टीम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। सो कोल रिएक्ट्स विद स्टीम एंड ऑक्सीजन विच इज द गैसिफिकेशन स्टेप। गैसिफिकेशन स्टेप क्या करता है, गैसिफिकेशन स्टेप जो है उसके बाद आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 प्रोड्यूस हो रही हैं। दिस इज सिनगैस, यू कैन लेबल दिस एज सिनगैस, इधर एक एरो बना सकते हैं एंड से सिनगैस। अब दीज सिनगैसेस दे आर इम्प्योर, इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो आपने सिनगैस बनाने के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या था, दूसरा स्टेप आपका था वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करने के लिए। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करने की अहमियत क्या है, यू वांट टू इंप्रूव द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज द फंक्शन ऑफ डूइंग द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। यानी पहले आपने गैसिफिकेशन कर ली, CO प्लस H2 मिल गया, CO प्लस H2 को आप फर्दर स्टीम से रिएक्ट करो तो ये वाटर गैस रिएक्शन होगा। तो आपको प्रोडक्ट्स क्या मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी CO और H2 बन जाएगा CO2 एंड H2, ये आपका वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होता है। अब ये जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, इसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं ये अभी भी प्योर नहीं है, इसमें इम्प्योरिटीज हैं। तो आप इसको लेकर जाते हो गैस प्यूरिफिकेशन चेंबर के अंदर। गैस प्यूरिफिकेशन चेंबर के अंदर आप इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हो। कौन सी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, H2S इम्प्योरिटी हो सकती है। डेफिनेटली कोल कैन कंटेन सल्फर, सल्फर कैन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि वहां से H2 आ रहा है। तो आपने H2S रिमूव करना है, बिकॉज H2S इज हार्मफुल फॉर योर पाइप्स, इट कैन कॉज व्हाट वी कॉल फाउलिंग, फाउलिंग आपको प्रिवेंट करनी है, तो H2S आपको रिमूव करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, आपको नहीं चाहिए। अमोनिया इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, एंड ऑफ कोर्स पार्टिकुलेट्स, पार्टिकुलेट मैटर होता है, सॉलिड मैटर जो होते हैं, ये इम्प्योरिटीज आपने रिमूव करनी है बाय सम प्रोसेसेस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट प्रोसेसेस यू आर यूजिंग एट दिस टाइम। आपने इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया। जब आपने इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया तो आप देखें यहाँ से जो एरो आपकी जा रही है, आपकी सिनगैस ही जा रही है, बट आई कॉल इट एज अ क्लीन सिनगैस। क्लीन क्यों है, क्योंकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई। यहाँ पर ये जो जा रही है दिस इज सिनगैस, आई एग्री इट इज सिनगैस, मगर यहाँ भी सिनगैस लिखना और यहाँ भी सिनगैस लिखना गलत हो जाएगा। इधर आपको क्लीन सिनगैस लिखना लाजमी है क्योंकि आपकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो चुकी हैं। ये अगर आपने क्लीन मिस कर लिया तो मैं इसको कंसिडर सही नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट सिनगैस, दिस इज क्लीन सिनगैस ड्यू टू द पॉइंट इट हैज ऑलरेडी बीन प्यूरिफाइड। Once you have your clean syngas, it will go in your Fischer-Tropsch synthesis. यहाँ पर आपकी FT प्रोसेस हो रही है। FT प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। आपके पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, नेचुरल गैस, गैसोलीन, डीजल ऑयल, वैक्स एंड अल्कोहल। ये किस तरह प्रोसेस होंगे, यहाँ पर आपको रॉ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगेन यू नीड टू डू रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग में रिफाइनिंग क्या होती है, क्रैकिंग होती है, रिफॉर्मिंग होती है। ये रिफाइनिंग प्रोसेसेस, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड भी हो सकता है। यू डू एन XYZ प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कर सकते हो, मगर आपका गोल क्या है कि आप अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट करो और रिफाइनिंग करो। एक दफ़ा जब आपके प्रोडक्ट रिफाइंड हो गए तब आपको आपके फाइनल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो गैसोलीन, डीजल फ्यूल, जेट फ्यूल, पाइपलाइन गैस हो, जिसके अंदर द फर्स्ट टू आर
most important, but these are refined products. So again, the gasoline that you obtain after refination, that is high octane gasoline. The reason why it is high octane is I have already refined it. इस फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर कोई मसला है, कोई सवाल है तो मुझे अभी बताएं। अगर ये फ्लो शीट बनाने को आ गई या फ्लो शीट ठीक से एक्सप्लेन करने को आ गया। एफआईपी बना सकते हैं सर इस वाले प्रोजेक्ट से? जी एफआईपी बना सकते हैं सर? एफआईपी सर क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? एफआईपी? यस सर। क्या एफआईपी? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सर, इसके ऊपर आप बना सकते हैं बिल्कुल। अभी आप फाइनल पे क्या, अगर आप करना चाहते हैं, मगर मसला ये है कि अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो भी इसी पे था, फिशर ट्रोप सिंथेसिस के ऊपर, मगर मेरा जो फोकस था वो था कैटलिस्ट बनाने के ऊपर, एक्सपेरिमेंट था। जब आप फिशर ट्रोप प्रोसेस करते हो तो 2 कैटलिस्ट बन सकते हैं, यूज कर सकते हो, आयरन और दूसरा होता है आपका निकल एंड जिंक भी यूज होता है। तो मैं ये प्रूफ कर रहा था कि जिंक जो होता है वो आयरन से बेहतर होता है। तो मेरा भी एफटी प्रोसेस पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। ऑफ कोर्स आप बना सकते हो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके अंदर, अगर ऐसा कोई काम है जो काम नहीं हुआ हुआ हो पहले। अच्छा, तो ये प्रोसेस डायग्राम सबको समझ आ गया? दिस इज नॉट अ प्रोसेस डायग्राम, दिस इज अ फ्लो डायग्राम और अ ब्लॉक डायग्राम। बट द पॉइंट इज, ये समझ आ गई बात? जी सर आ गई। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको 5 नंबर के लिए बोल दिया कि व्हाट इज द एफटी सिंथेसिस, समथिंग लाइक दैट, या डिस्क्राइब द एफटी सिंथेसिस, डायग्राम का नहीं बोला, तो मैं इनकरेज करता हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को ये सारी चीजें याद नहीं है, उसको कम से कम अपना फ्लो डायग्राम याद होना चाहिए कि मेरी कौन सी प्रोसेस है जिसके ऊपर वो स्टोरी लिख सकता है। तो उसको मालूम होना चाहिए, ओके फाइन, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? माय फर्स्ट स्टेप इज मेरा फ्यूल को मैं क्या करूंगा। देखिए, मैं अभी फ्लो शीट देख भी नहीं रहा हूं, मैं इसको भी नहीं देख रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ द प्रोसेस। ही नोज आई हैव फ्यूल को मैं क्या करूंगा? फ्यूल को मैं हीट करूंगा स्टीम के साथ, स्टीम और ऑक्सीजन के साथ। ये क्या हो जाएगा? This is gasification. After gasification, I will get 2 products. My products are carbon monoxide and hydrogen. This is what? This is syngas. Ab, what is my second step? My second step is I need to make this syngas into, I need to increase the hydrogen to carbon monoxide ratio of syngas. So what do? I do the water gas reaction. A good student will write the second equation, water gas equation, क्योंकि जब वो इक्वेशन लिखता है तो मुझे नजर आ रहा है कि इस स्टूडेंट को मालूम है कि वाटर गैस रिएक्शन क्या हो रहा है। ये उसका क्वेश्चन को बेहतर, आंसर को बेहतर बनाता है। तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा और बैलेंस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन gives you, carbon monoxide plus water would give you कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, उसने ये भी बना दिया कि वाटर गैस रिएक्शन होता है। वाटर गैस रिएक्शन के बाद क्या होता है? वाटर गैस रिएक्शन के बाद यू नीड टू प्योरीफाई योर सिनगैस। देखें, वाटर गैस रिएक्शन के बाद यू स्टिल हैव सिनगैस, मगर द composition of that C to CO ratio, sorry, H to CO ratio has improved. गैस चेंज नहीं हुई है, गैस सिनगैस ही है, मगर वो इम्प्योर है। तो आपने क्या करना है? आपको उसको प्यूरिफिकेशन चेंबर में लेकर जाना है। प्यूरिफिकेशन चेंबर के अंदर आपको इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है, विच आर द पार्टिकुलेट मैटर। Apart from the particulate matter, there are traces of hydrogen sulfide, carbon dioxide, and ammonia. Once it comes out from the gasification chamber, it is clean syngas. Now this clean syngas can go into my Fischer-Tropsch synthesis. अगर ये gas clean नहीं होगी, it is going to spoil my Fischer-Tropsch process. Now after going in the Fischer-Tropsch process, उसके कोई products form होंगे. Those products are refined. They are refined, and after refining, you're getting your desired product, which is high octane gasoline and other products including diesel, gas, waxes, oils, jet fuels. तो अगर आपको बिहाइंड द सीन ये 4-5 पॉइंट मालूम है तो आप पूरा ये डायग्राम बना सकते हो, और इस डायग्राम के अलावा आप ये पूरी स्टोरी भी लिख सकते हो विदाउट लर्निंग दिस स्लाइड। बाज बच्चे क्या होते हैं, वो वर्ड फॉर वर्ड इस स्लाइड को याद करने की कोशिश करेंगे, याद करने के बाद फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इजियर वे इज आप ये स्टेप्स याद रख लो।
पिक्चर आपके माइंड में हो, आप लिख भी सकते हो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। यही बात मैंने बर्जर प्रोसेस के लिए बोला था कि ये पिक्चर आप माइंड में रख लो ना, फिर आप पूरी स्टोरी लिख सकते हो उसके पीछे क्या हो रहा है, कि भाई पाउडर्ड कोल है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बात समझ आई? कोई क्वेश्चन यहां तक? अल्लाह अकबर। चलें आगे बढ़ता हूं फिर। अब आ जाएं, अब स्टेप बाय स्टेप इसको ले गया हूं। अभी तक तो मैंने जनरल प्रोसेस बोला था, अब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। Coal gasification is the process of converting coal into syngas. The syngas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. Coal gasification is a thermal balance between the endothermic reactions of carbon with steam and carbon dioxide and exothermic reaction of carbon with oxygen. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोल गैसिफिकेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक रिएक्शन नहीं मिल रहा है, एक थर्मल बैलेंस हो रहा है। कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक हो रहे हैं, कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो रहे हैं, और उन सारे रिएक्शंस के साथ आपके पास मल्टीपल अदर रिएक्शंस हैं। तो कोल गैसिफिकेशन इज नॉट जस्ट वन रिएक्शन। व्हेन यू डू कोल गैसिफिकेशन यू गेट मल्टीपल रिएक्शंस। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं दोज आर रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब हीट। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो रिलीज हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कंबशन रिएक्शंस। तो पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। जब मैं गैसिफिकेशन कर रहा हूं तो my endothermic reaction is C. By C I can assume coal, कि मुझे कोल की प्रोपोर्शन नहीं मालूम। So my endothermic gasification reactions are my coal plus hydrogen, coal plus water with some oxygen. ऑक्सीजन डेफिनेटली होगी, क्योंकि देखें एक बात देखें, मैंने आपको ये क्यों बोला है कि कंबशन और यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन साथ हो रही है, ये बात क्यों बोली है? अगर आपको याद रहे तो हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम स्टीम और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो हम स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, मगर साइड बाय साइड हम ऑक्सीजन भी तो ऐड कर रहे हैं। तो वो जो कोल है वो कंबस्ट भी तो करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो H2O से रिएक्ट करेगा और कंबशन नहीं करेगा, मगर हमारा मेन रिएक्शन है सिनगैस बनाना। उस सिनगैस बनने के साथ साथ मेरा कंबशन रिएक्शन भी होना है, तो ओवरऑल एक हीट बैलेंस होता है। तो अब अगर यहां पर देखा जाए तो मेरा जो पहला एंडोथर्मिक गैसिफिकेशन रिएक्शन है वो है कोल प्लस H2O गिव्स मी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ये मैंने क्या बनाया पहले गैसिफिकेशन रिएक्शन में? पहला इक्वेशन सिन गैस। पहले ही इक्वेशन में मैंने सिन गैस बना दी, C प्लस H2O गिव्स CO प्लस H2। ये एक रिएक्शन हो सकता है। दूसरा रिएक्शन मेरा गैसिफिकेशन का हो सकता है C प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस 2H2। यहां पर CO बन रहा था, यहां पर CO2 बन रहा था। कैन माई सेकेंड इक्वेशन बी अ वाटर गैस रिएक्शन? क्या मैं बोल सकता हूं जैसे मैंने पहला वाला बोला ना, माई फर्स्ट इक्वेशन इज माई सिन गैस इक्वेशन, कैन आई से माई सेकेंड इक्वेशन इज माई वाटर गैस इक्वेशन? जी नहीं सर, वाटर गैस तो नहीं है, ये कार्बन क्यों डाइऑक्साइड तो नहीं नहीं है? होती इसमें। हैं? सर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है, वाटर सर गैस कार्बन क्यों नहीं है? नहीं होती। देखें, ये वाटर गैस इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कोल से रिएक्ट कर रहा हूं। वाटर गैस इक्वेशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं पानी से रिएक्ट करूंगा। ये इक्वेशन देखें, दीज आर अकम्पनीड विद वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, दिस इज कार्बन प्लस H2O। ये सिर्फ एक एंडोथर्मिक गैसिफिकेशन रिएक्शन है, ये आपका वाटर गैस रिएक्शन नहीं है। वाटर गैस रिएक्शन होता तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता। तो पहला जो रिएक्शन है वो सिन गैस फॉर्मेशन है। दूसरा जो रिएक्शन है वो सिन गैस फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहां पर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन तीन रिएक्शन में से द फर्स्ट रिएक्शन इज सिन गैस, द सेकेंड रिएक्शन इज जस्ट अनदर रिएक्शन इन विच
कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस इज अ गैसिफिकेशन रिएक्शन। ये लाजमी आपके गैसिफिकेशन रिएक्शन के साथ होता है, क्योंकि अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, सॉरी अगर कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। So this second equation is neither syngas equation neither water gas equation। अगर मैं ये बोलूं कि syngas equation क्यों नहीं है, syngas equation इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में नहीं है। और वाटर गैस रिएक्शन क्यों नहीं है, वाटर गैस रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट्स में नहीं है। इट इज जस्ट अ गैसिफिकेशन रिएक्शन, इट इज एंडोथर्मिक। तो पहला रिएक्शन ये होता है, दूसरा रिएक्शन ये होता है, तीसरा होता है कि योर coal can react directly with CO2 to form carbon monoxide। ये भी गैसिफिकेशन रिएक्शन है। ये तीनों एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर मैं पूरी प्रोसेस पूछूं ना, पूरी प्रोसेस पूछूं कि फिशर ट्रोप सिंथेसिस के लिए, कोई स्टूडेंट अगर ये सारे रिएक्शंस लिखता है तो उसका आंसर बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास ये सारे इक्वेशंस हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में बताया था। ये जो ब्रीफिंग में आपको दे रहा हूं ना, ये मैं एक्सपैंड कर रहा हूं। यानी अगर आपके पास 7 या 8 नंबर का सवाल आ गया तो आप सिर्फ ये ब्रीफिंग नहीं दे सकते कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। उसको मजीद एक्सप्लेन करना है कि असल में होता क्या है भाई, कौन से रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये आपके हो रहे हैं गैसिफिकेशन रिएक्शंस। अब मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब आप स्टीम ऐड कर रहे हो तो उसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड कर रहे हो। तो ऑक्सीजन का मतलब ये है कि कंबशन रिएक्शन भी हो रहे होंगे। कंबशन दो टाइप्स की होती हैं। पहले टाइप की होती है कि आपका जो कोल वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है। दूसरा क्या है कि जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुई है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी फॉर्म हुई है, यही मजीद ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। ये दो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पॉसिबल हैं। अब इन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद तीसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जो कि लाजमी होगा। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन आप क्यों डिजायर करते हो, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन आप इसलिए डिजायर करते हो क्योंकि आपको अपना हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो इंप्रूव करना है। उसको इंप्रूव करने के लिए आप वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन करोगे। और यहां पर देखो, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया वाटर के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ लिया टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। अगेन दिस इज नॉट syngas। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 is not syngas, but this is your water shift reaction because you are adding water to carbon monoxide। इसके साथ एक रिएक्शन होता है जिसको हम मेथनेशन बोलते हैं, यानी मीथेन प्रोड्यूस होती है। मीथेन किस लिए प्रोड्यूस होती है, आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करो तो मीथेन और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, इज दिस अ फॉर्म ऑफ अ सिनगैस रिएक्शन? यानी मैंने कहने का मकसद यह है, कैन मीथेन बी फॉर्म फ्रॉम सिनगैस? यस, क्योंकि ये जो पोर्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये सिनगैस है। कहने का मकसद ये है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम सिनगैस इज मीथेन। अगर आप ये सिनगैस को आपस में रिएक्ट करो, ये जो आपको सिनगैस यहाँ से मिली है, ये रिएक्ट होकर मीथेन भी बना सकती है। So methanation is a form of reaction which is an equation which is made from syngas production। methanation आपकी syngas से बनती है, यानी मीथेन इज फॉर्म ऑफ सिंथेटिक गैस। समझ आई बात? क्लियर हो गया? ये सारे रिएक्शन समझ आए? मैंने आपको पूरी डेप्थ में सारे, जी सर ये जो लास्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको हमने रिवर्स में पढ़ा था कि CH4 जब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो रिवर्सिबल भी तो कैसे हो रहा है? हाँ सर कोई कैटलिस्ट वगैरह हम ऐड करेंगे इसको रिवर्स करने के लिए? आई थिंक सो होगा कैटलिस्ट, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ कैटलिस्ट होता है।
स्पीड अप ये सर करने के मैंने लिए। क्या पढ़ा था कि CH4 जब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। मतलब आप इसका रिवर्स डायरेक्शन बोलते हो, वो भी होता है। मैं समझ गया, कोई ना कोई होगा, पर मुझे इस वक्त मालूम नहीं है कौन सा कैटलिस्ट है या क्या है। कोई तो कंडीशंस होंगी उसकी। जी सर। तो ये रिएक्शंस हैं जो हो रहे हैं गैसिफिकेशन के साथ। तो अगर मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दे दूं तो एक अच्छा आंसर ये सारे इक्वेशंस को इनकॉर्पोरेट करेगा विद द डायग्राम। चलें, ये तो सिर्फ थी गैस, ये जो सारे रिएक्शन है ना, ये इस बॉक्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। यानी मैं अभी कहां से गया हूं, मैंने कोल को स्टार्ट किया है, मैं इधर तक आया हूं, सिर्फ मैंने अभी ये चीज की है इस डायग्राम के अंदर। सर वाटर कोल गैस कैसे, शिफ्ट रिएक्टर भी तो होगी। हाँ तो वो आ रहा है ना, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन तो इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड है, मगर उसको मैंने यहां भी अलग कर दिया। आप सेकंड स्टेप आ गया, आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेज इज द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। H2O plus carbon monoxide gives H2 plus CO2. The above reaction is done to improve the carbon to hydrogen ratio, which is important. It provides a hydrogen at the expense of carbon monoxide. एक हाइड्रोजन ज्यादा मिलता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर कर। That is all you need to know with the water gas shift reaction. अब मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने अपनी वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कर ली है। थर्ड स्टेप क्या है, गैस प्यूरिफिकेशन। देख लें, synthesis gas purification. Gasifier exist gases contain impurities which interfere with synthesis. Some impurities can be removed by water washing. यानी आप वाटर से उसको वॉश करो तो कुछ impurities रिमूव हो जाएंगी। Acidic impurities like hydrogen sulfide and carbon dioxide can be removed by physical absorption. फिजिकली आप उसको एब्सॉर्ब कर लो या कोई एल्कली से रिएक्ट कर लो, वो रिमूव हो जाएंगी। अब जो सल्फर रह गई है, और डेफिनेटली सल्फर होगी क्योंकि कोल के अंदर सल्फर होती है, सल्फर रिमूव होती है फ्रॉम द स्ट्रीम बाय द क्लॉस प्रोसेस। आई थिंक आपने अपनी इंटर के अंदर क्लॉस प्रोसेस पढ़ी होगी, क्लॉस प्रोसेस भी पढ़ी होगी, हाबर्स प्रोसेस भी पढ़ी थी। क्लॉस प्रोसेस पढ़ी है जी? क्लोज नहीं है। नो सर 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 जो पढ़ी होगी ऐसा, H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह निकालते हैं। मतलब सल्फर रिमूव करते हैं ना, क्लॉस पढ़ी होगी, ऐसा हो नहीं सकता क्लॉस नहीं पढ़ी है। और अगर आपने अगर नहीं भी पढ़ी है तो नहीं भी पढ़ी है तो मेरा ख्याल है सीपीटी के अंदर, सीपीटी के अंदर या तो फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर पढ़ोगे, क्योंकि सल्फर हमें रिमूव करना होता है। पर मेरी डिटेल क्लॉस प्रोसेस में नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्लॉस प्रोसेस आप करते हो सल्फर रिमूव करने के लिए। चलो, अब मैंने यहां तक आ गया हूं, मेरी गैस भी प्यूरिफाई हो गई है। अब जो मेरी गैस जा रही है एफटी सिंथेसिस के लिए, वो है क्लीन सिन गैस, फिशर ट्रोप। अब मैं मेन प्रोसेस के ऊपर आ गया हूं, जो मेरी असल प्रोसेस है। मेरा प्रोसेस था फिशर ट्रोप करने के लिए, जिसके लिए मैंने ये पूरी प्रोसेस की थी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन माई प्रोसेस। दिस इज अ वेल नोन कैटालिटिक प्रोसेस। इसमें कैटलिस्ट होता है टू प्रोड्यूस लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स फ्रॉम सिन गैस। फिशर ट्रोप का पर्पस क्या होता है कि मैं लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बनाऊं, किस चीज से बनाऊं, सिन गैस से बनाऊं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टू जर्मन्स इन द 1920s। एक का नाम फ्रांस फिशर था, दूसरे का नाम हांस स्ट्रॉप्स था। एफटी सिंथेसिस वाज यूज्ड अगेन, उस वक्त जंगे अजीम 2 हो रही थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए यू नीडेड लिक्विड फॉर द फ्यूल, इसलिए बर्जर्स प्रोसेस, फिशर ट्रोप प्रोसेस ये उसी वक्त डेवलप हुई थी टू प्रोवाइड द लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल। अब टाइम के साथ क्या हुआ, विद टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड। अब जो एफटी सिंथेसिस है ना, वो फर्दर मॉडिफाई हो गया है। With time, new technologies have been developed for FT processes, including catalyst development and reactor design. जैसे जैसे टाइम गया है तो हमारे पास FT प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर्स आ गए हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट आ गए हैं, तो प्रोसेस बेहतर हो गई है। 1920s में कुछ और थी, 44 में कुछ और हुई थी, 44 के बाद अब कुछ और जा रही है।
Depending on the source of syngas, the technology is termed as coal to liquid या gas to liquid. यानी आप जो सोर्स ले रहे हो ना syngas का, आप जब सोर्स ले रहे हो syngas का, उसके बेस पे आप, अच्छा वो आपके चेयरमैन बात कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि चांसेस यही हैं फिजिकल के ज्यादा, मगर फाइनलाइज थोड़ी देर में होगा. चलें. Depending on the source of syngas, the technology is termed as coal to liquid. यानी आप coal to liquid बना रहे हो या gas to liquid बना रहे हो. Gas to liquid जब बोलते हो जब गैसिफिकेशन हो चुकी होती है और आप उसको लिक्विड बना रहे होते हो. आगे चलूं. आगे चलूं. सत्तार, वो काम भी करना है. अच्छा चलें आगे चलते हैं. The FT process is a collection of chemical reaction. FT process जो होती है ना, उसमें एक रिएक्शन नहीं होता है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मगर उसका फंक्शन वही होता है. It is a collection of chemical reactions to convert syngas into liquid hydrocarbons. मेन गोल आपका है कि syngas को लिक्विड हाइड्रोकार्बन में बनाएं. गलती नहीं कीजिएगा कि आप लिख लें कि syngas को हाइड्रोकार्बन में बनाना, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अगर आप हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो हाइड्रोकार्बन कैन बी गैसियस हाइड्रोकार्बन्स आल्सो, हाइड्रोकार्बन कैन इवन बी ए सॉलिड हाइड्रोकार्बन, मुझे क्या मालूम. तो एफटी प्रोसेस लाजमी लिक्विड हाइड्रोकार्बन बनाना जरूरी है. इन अदर वर्ड्स, द एफटी प्रोसेस इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इसका मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स के अंदर कि एफटी प्रोसेस होती है ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो और हाइड्रोजन ऐड करते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर. कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिन गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है. उस सिन गैस को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हो और कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो कोई हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए. रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट एट टेम्परेचर्स अराउंड 150 to 300 सेल्सियस. प्रेशर कितना होता है? 1 to several tens of atmosphere. सेफ फिगर है 1 to several tens of atmosphere. इसका मतलब 10 एटमॉस्फेयर हो सकता है, 20 हो सकता है, कोई डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन फॉर सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन और पेट्रोल. ये फिशर ट्रोप प्रोसेस इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि इससे आपको गैसोलीन और पेट्रोल मिलता है. अच्छा, गैसोलीन और पेट्रोल है ना, वो सेम चीज है. हम अपनी जबान में इसको पेट्रोल बोलते हैं, मगर अमेरिका में पेट्रोल यूज नहीं होता है, अमेरिका में गैसोलीन यूज हुआ होता है. तो गैसोलीन इज द सेम थिंग एज पेट्रोल. ये नहीं समझिएगा कि गैसोलीन अलग चीज है, पेट्रोल अलग चीज है. FT process is the gas to liquid GTL polymerization technique. FT में क्यों बोल रहा हूं गैस टू लिक्विड? क्योंकि FT जब हो रहे हैं वो गैसिफिकेशन के बाद हो रहा है, वो सॉलिड से डायरेक्ट नहीं हो रहा है. सॉलिड से पहले आप गैस तक पहुंच गए हो, गैस से आप आगे लिक्विड पे जा रहे हो. तो FT प्रोसेस इज द गैस टू लिक्विड. ये पॉलीमराइजेशन चेन होती है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल से आप बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हो. जब आपने गैसिफिकेशन कर ली तो आपके मॉलिक्यूल स्मॉल चेन्स हैं. जब आप उनको इंक्रीज करोगे, पॉलीमराइज करोगे, तब आपके पास जाकर बिगर हाइड्रोकार्बन चेन्स बनेंगी. So FT process is a gas to liquid GTL polymerization technique which turns a carbon source into hydrocarbon chain. आपके जो कार्बन का सोर्स है वो हाइड्रोकार्बन चेन्स में बन जाएगा थ्रू हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय मींस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट. ये देखें, FT रिएक्शन से पहले, FT रिएक्शन किस चीज पे होता है? सिन गैस होता है. सिन गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2. इसके अंदर अगर आप H2 पर मजीद ऐड कर रहे हो या H2 यहाँ पर है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, बिकॉज हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये रिएक्शन विद कैटलिस्ट, आप कोई कैटलिस्ट इसके अंदर ऐड कर रहे हो, ये रिएक्शन कर रहे हो, तो आपके पास आपको पेट्रोलियम कार्बोनेट्स मिलेंगे, यानी लिक्विड फ्यूल्स मिलेंगे, लार्ज फ्रैक्शंस मिलेंगे. इसीलिए दे आर टर्म्ड एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस.
अच्छा, द फीड स्टॉक फॉर द कार्बन सोर्स इज यूजली कोल और नेचुरल गैस। आमतौर पर एफटी सिंथेसिस जो आप करते हो यूजली कोल पे करते हो या नेचुरल गैस पे करते हो। बायोमास भी एक सोर्स हो सकता है। बायोमास कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ द एफटी सिंथेसिस। जो भी सोर्स हो, बायोमास हो, नेचुरल गैस हो, कोल हो, जो भी कार्बन का सोर्स हो, कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू सिन गैस। अच्छा, अब मेन एफटी रिएक्शंस के ऊपर आओ। द रिजल्टिंग सिन गैस, जो आपकी सर ये रिजल्टिंग, लिक्विफिकेशन प्रोसेसेस किधर होते हैं सर? क्या मतलब लिक्विफिकेशन प्रोसेस किधर होते हैं? ये रिएक्टर सर में ये होंगे, उसके बाद ही कौन होंगे। सी इंडस्ट्रीज में होते हैं? क्या मतलब? रिफाइनरीज? क्यों नहीं, रिफाइनरी में होंगे और रिफाइनरी में भी होंगे। मेन थिंग रिफाइनरी के अंदर ये हो रही है, क्योंकि आपको ये रिएक्शंस चाहिए कहाँ है? आपको रिफाइनरीज में ही चाहिए, मगर पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में आपको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा जो ऑयल होता है वो वैसे ही हम इंपोर्ट करवाते हैं, मगर और कंट्रीज में तो होती है ना एफटी सिंथेसिस। जर्मनी में हो रही होती है, स्टेट्स में हो रही है, रिफाइनरीज में ही हो रही है। अच्छा, द रिजल्टिंग सिन गैस जो आपकी बन गई है इज पास थ्रू अ मेटल कैटलिस्ट कॉजिंग पॉलीमराइजेशन इनटू हाइड्रोजन चेन्स। वही बात है जो मैंने आपको कहा है कि रिजल्टिंग सिन गैस का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन विद द एडिशन ऑफ सम मेटल कैटलिस्ट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका हाइड्रोजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर, और n कोई वेरिएबल है, ये जो पॉलीमराइज होकर बनता है ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? CnH2n प्लस 2 प्लस NH2O। ये क्या चीज है? अल्केन्स है एल्केन सर। है। एल्केन है। ये एक तरीके का रिएक्शन हो सकता है। दूसरा एक रिएक्शन ये भी हो सकता है, ये मेन रिएक्शन है फिशर ट्रोप सिंथेसिस का। एक रिएक्शन ये भी होता है, ये क्या बनेगा? अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन है ये सर बन ये। जाएगा, ये बन जाएगा। दिस इज अनदर रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फिशर ट्रोप सिंथेसिस, बिकॉज आई सेड इट वाज अ चेन ऑफ रिएक्शंस। मगर मेन रिएक्शन की बात करते हैं। मेन रिएक्शन क्या है आपका? सिन गैस। सिन गैस के अंदर एक कंपोनेंट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा कंपोनेंट आपका H2 है। ये जो रिएक्ट कर रहा है यहां पर कोई मेटल कैटलिस्ट होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ मेटल कैटलिस्ट ओवर हियर। ये जो रिएक्शन बन रहा है CnH2n प्लस 2, ये पॉलीमराइजेशन की वजह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल छोटा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर छोटा है, आपस में रिएक्ट होकर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। दिस इज पॉलीमराइजेशन एंड ऑब्वियसली वाटर हैज टू कम आउट। You should know this equation at least because this is the main Fischer-Tropsch reaction। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे H2 से पहले 2n प्लस 1 है तो एल्केन बनेगा, अगर सिर्फ 2n है तो एल्कीन बनेगा। मगर मेजॉरिटी एल्कीन के ऊपर नहीं देखा जाता है, मेजॉरिटी वाइज एल्केन के ऊपर देखा जाता है। बाकी वेरिएबल्स n कैन बी एनी वेरिएबल। इट सेज ओवर हियर n कैन रिप्रेजेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल 1 है। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट गैसोलीन, गैसोलीन की रेंज होती है N5 to 12। डीजल फ्यूल भी रेंज कर सकता है 13 to 17, या कोई वैक्सेस रिप्रेजेंट कर सकता है जो ग्रेटर देन 17 होते हैं। दे ऑल, कंडीशन वही है कि ऑल वुड बी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, प्रोसेस वही है। बट सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए दिस इज द मेन रिएक्शन फॉर द एफटी सिंथेसिस। इसके अलावा साइड रिएक्शंस हो रहे हैं। FT reaction is usually a catalytic reaction at high temperature and high pressure. Should know these condition। टेम्परेचर कितना होता है 150 to 300 डिग्रीज, प्रेशर कितना होता है 1 to 10 of atmosphere। एंड टिपिकल कैटलिस्ट यूज्ड आर बेस्ड ऑन आयरन और कोबाल्ट। निकल एंड रुथेनियम भी यूज होते हैं, बट यूजली आयरन या कोबाल्ट के ऊपर होगा द मेटल कैटलिस्ट फॉर द एफटी सिंथेसिस। सही है? यानी आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड
plus hydrogen in the presence of a metal catalyst which is iron or cobalt. क्लियर हो गया? सही है? यस, नो? यस सर। ओके, दिस इज अ प्रोसेस डायग्राम ऑफ अ FT सिंथेसिस। अब इस FT सिंथेसिस के अंदर देखें कि जा क्या रही है, वाटर गैस। यहाँ पर मुझे किसी ने कहा था कि वाटर गैस और सिन गैस एक ही रिएक्शन हैं, इसीलिए वाटर गैस लिखा जाता है। यू कुड हैव इवन रिटन सिन गैस, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले आपने वाटर गैस के अंदर कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 होता है, तो इट डज नॉट मैटर आप वाटर गैस लिखो या आप सिन गैस लिखो, यूजली मगर सिन गैस लिखा जाता है। तो आपका ये जो गैस अंदर जा रही है ये सिन गैस है। ये जो सिन गैस है ये रिएक्ट हो रही है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये यहाँ पर मेटल कैटलिस्ट से रिएक्ट हो रही है, Fe2CO3 Na2CO3, ये कोई प्रोसेस चल रही है। दीज आर द कैटलिस्ट। फिर ये आपके जाकर कन्वर्टर में आ जाएगी। कन्वर्टर में जब आ जाएगी तो यहाँ से जो निकलेगी, कन्वर्टर इज ऑल्सो नोन एज योर रिएक्टर, यहाँ से जब ये निकलेगी तो ये गैसियस फॉर्म में निकलेगी। कल मैं बर्जर प्रोसेस में भी यही बोल रहा था कि रिएक्टर के बाद गैस फॉर्म में आएगी, मगर वो गैस आपके फ्रैक्शन के लिए कूल हो रही होगी। यहाँ पर वो आकर कूल होगी और लिक्विड बन जाएगा, यानी यहाँ से जो निकल रहा है वो गैस है, यहाँ से जो आएगा वो लिक्विड है। यहाँ से जाने के बाद वो आपके मेन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा। मेन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर गैसेस निकलेगी, गैसोलीन निकलेगी, मिडिल और हेवी ऑयल निकलेगा। अब वही प्रोसेस हो गई। हेवी ऑयल को आप क्रैकिंग करोगे लिक्विड फ्यूल बनाने के लिए। इसके अलावा अगर नेफ्था निकले उसको आप रिफॉर्मिंग करोगे गैसोलीन बनाने के लिए। एक चीज बता दें, एक चीज इधर क्या मिसिंग है जो मुझे यहाँ पर करनी चाहिए थी? सर प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन या हाइड्रो ट्रीटिंग, यू हैव टू इंश्योर कि सल्फर नहीं जाए, मगर आमतौर पे ये करनी चाहिए। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा। अब देखें यहां पर आपने थोड़ी सी गलती कर ली। आपने कब प्योरिफिकेशन करनी चाहिए, यही बोला ना आपने, ये कोई वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा था। आप अपनी तरफ से गलत नहीं है, प्यूरिफिकेशन आपको करनी चाहिए, आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डैमेज हो जाएगा। मगर आप एक चीज भूल रहे हैं कि दिस इज अ FT सिंथेसिस। FT सिंथेसिस कब हो रही है? जब गैस आपकी पहले से प्यूरिफाइड है। बात समझ आई? तो प्यूरिफिकेशन क्यों करेंगे? प्यूरिफिकेशन तो हो चुकी है। समझ आई? समझ गया सर। समझ गई ना? तो ये गलती नहीं कीजिएगा। बर्जर प्रोसेस के लिए आपको करना पड़ रहा था प्यूरिफिकेशन, मैंने जब ऐड किया था। इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर गैस इज ऑलरेडी प्योर। तो क्यों करेंगे आप ऐसी कोई ट्रीटमेंट क्यों करेंगे? अपने पैसे क्यों उसके अंदर वेस्ट करेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैं नोट करता हूं। मेरा पूछने का ही मकसद ये था। आप ये नहीं समझेगा कि आपने गलत आंसर दिया, गलत नहीं है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं, वैलिड आंसर है। मगर ये छोटी चीजें यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस गैस इज ऑलरेडी प्योर, सो व्हाई वुड यू नीड टू प्योरीफाई इट। अच्छा, अब ये डायग्राम देखें, ये फिशर ट्रोप रिएक्शन का ही मजीद एक फ्लो डायग्राम है। पहले जो मैंने अब मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, वही चीज है। मेरे पास कोल है, कोल नेचुरल गैस या पेट्रोलियम कोक है या बायोमास है। इस ये यानी ये सोर्सेज ऑफ कार्बन है। ये सोर्सेज ऑफ कार्बन मैं इधर ऐड कर रहा हूं। इस सोर्स ऑफ कार्बन के साथ मैं इसको एयर या ऑक्सीजन दे रहा हूं। यानी ऑक्सीजन मेरे पास यहां आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, यहां पर मैं स्टीम दे रहा हूं यानी H2O। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं स्टीम और ऑक्सीजन दूंगा तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ये गैसिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर गैसिफिकेशन हो जाएगा। जब गैसिफिकेशन रिएक्शन है तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? मुझे प्रोडक्ट मिलेगा H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड।
अब यहाँ पर इसने का H2 छोटा प्रोसेस बना दिया है, H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड को FT प्रोसेस में ले गया है, क्योंकि ये इधर मेरा फोकस FT के ऊपर है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो सिंथेटिक गैस है H2 और CO, ये ऑलरेडी वाटर शिफ्ट गैस में कर चुका हूँ, इसको मैं प्यूरिफाई कर चुका हूँ, यानी मैं प्यूरिफिकेशन कर चुका हूँ, उसके बाद मैं FT सिंथेसिस में डाल रहा हूँ, इससे पहले मैं FT में नहीं डाल सकता। तो मैंने वाटर गैस रिएक्शन लगा लिया, मैंने इसको प्यूरिफाई कर लिया। आफ्टर प्यूरिफिकेशन आई टेक इट इनटू द FT प्रोसेस। FT प्रोसेस के अंदर वाटर इज रिमूव, light gases and syn crude is formed. Why do I call it syn crude? I call it syn crude क्योंकि ये सिंथेटिक गैस से निकला है। Why do I call it crude? I call it crude क्योंकि FT प्रोसेस के बाद यहाँ पर ये लिक्विड बन जाएगा, ये क्रूड बन जाएगा, यहाँ तक ये गैस था। तो आफ्टर कूलिंग द प्रोसेस दिस इज सिन क्रूड। तो मेरे पास लाइट गैसेस और सिनक्रूड बन जाएगा। ये सिनक्रूड मैं अपने फाइनल स्टेप के लिए लेकर चला जाऊंगा, जो मेरी रिफाइनिंग प्रोसेस होगी। जी, रिफाइनिंग के अंदर मैं अपनी दूसरी क्रैकिंग करूंगा, अपनी रिफॉर्मिंग करूंगा, हाई ऑक्टेन गैसोलीन बनाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ रिफाइनरी फ्यूल गैसेस मिलेंगी जो ऊपर स्केप कर जाएंगी। उसके अलावा मुझे मेनली गैसोलीन मिल जाएगा, जेट फ्यूल मिल जाएगा, FT फ्यूल्स मिल जाएंगे। यानी मेरा फोकस यहाँ पर FT सिंथेसिस के ऊपर है। अब इसी का एक और फ्लो शीट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम, ये भी वही चीज है। पहले मैं अपनी फीड प्रिपेयर कर रहा हूँ। फीड कैसे प्रिपेयर की? फीड मेरी कोल है, उस कोल को मैंने अपनी फीड टू सिन गैस कन्वर्जन के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी फीड को स्ट्रीम से ऐड किया, स्टीम और ऑक्सीजन से ऐड किया। जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस हुए, कुछ गैसिफिकेशन रिएक्शन थे, कुछ कंबशन रिएक्शन थे। अब जो सिन गैस जो मेरी बनी है वो मैं यहाँ पर लेकर गया, तो यहाँ पर मेरी गैस क्लीनिंग हो रही है और H2CO एडजस्टमेंट हो रही है। H2CO एडजस्टमेंट का मतलब है द वाटर शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के माय कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज बीइंग चेंज्ड। गिव मी 1 मिनट। शोर नहीं मचाया करो, क्लासेस हो रही होती हैं, तुम लोग अगर सारे शोर मचाते रहते हो। वाटर गैस टू शिफ्ट रिएक्शन हो रहा होता है, वाटर गैस टू शिफ्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पर किया। जब वाटर गैस टू शिफ्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पर निकाला, तो उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं फिशर ट्रोप कर रहा हूँ। यानी मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हो गया और मेरी प्रोसेस, मैंने अपना प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी कर लिया है, क्योंकि अगर मैं प्योरिफिकेशन नहीं करूं तो मैं फिशर ट्रोप नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी यहाँ पर दोनों प्रोसेसेस कर कर अपने फिशर ट्रोप सिंथेसिस में ले गया। फिशर ट्रोप सिंथेसिस करने के बाद मैं उसको क्या लेकर जाऊंगा, सिन क्रूड बन जाएगा। सिन क्रूड मैंने कब अज्यूम किया कि ये कूल हो गया है, ये जो गैस निकली है ये कूल हो गई है, सिन क्रूड बन गया है। सिन क्रूड को मैं फर्दर रिफाइनरी में लेकर जाऊंगा, जहां से मैं अपनी रिफाइनरी प्रोसेस करूंगा, जिसमें आपकी क्रैकिंग हो गई, रिफॉर्मिंग हो गई, फर्दर प्रोसेसेस हो गई टू प्रोड्यूस हाई ऑक्टेन गैसोलीन। अब इस प्रोसेस के अंदर मुझे कुछ, ये तो हो गया। अब ये जो मैं बोल रहा था ना, गैस क्लीनिंग एंड H2CO एडजस्टमेंट, यहाँ पर देखें CO2 आपकी रिमूव हो जाएगी, H2S आपकी रिमूव हो जाएगी और आपकी ऑफ गैस रिमूव हो जाएगी। ऑफ गैस इज द टर्म गिवन टू द गैस विच इज गिवन ऑफ। ये कोई गैस कोई ऑफ बाहर गिरी जा रही है, इसका इसलिए इसका नाम ऑफ गैस दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाट दैट ऑफ गैस इज, इसका कोई वो नहीं, बट इट्स जस्ट अ गैस विच इज गिवन ऑफ। यहाँ तक ये डायग्राम फ्लो शीट समझ आई जी? यस नो? सर वो डायग्राम वापस अभी जो हाँ आपने दिखाई, सर ब्रेक ब्लॉक लेना है डायग्राम सर। एक दफा। बस खत्म हो रहा है ब्रेक यार, 2 घंटे में मैं देता नहीं हूँ यूजुअली, एक स्लाइड में कंटिन्यू सर करता हूँ। सर सिंक रूट से एक एरो निकल के वापस से जो है वो H2 और CO एडजस्टमेंट पे जा रहा है। नहीं, क्या बोल रहे हो? हाँ, सिन तो क्रूड यहाँ से एक एरो निकल रहा है जो कि वापस से पिछले टावर में जा रहा है, हाँ, CO वाले में। वो आप फर्दर डिटेल में जा रहे हो। सिन क्रूड से ये बोलना ये चाह रहे हैं कि वैसे जो सिन क्रूड से जो आपका
एक वो होता है ना कि एक प्यूरिफिकेशन डबल कर लूं, आमतौर पे ये होता नहीं है, मगर इसने इसको इसलिए दिखा दिया है ये बताने के लिए कि ये जो आपका सिन क्रूड है दिस शुड बी कंप्लीटली प्योर। यानी सिन गैस आप रिफाइनरी में फ्रैक्शनेटिंग टावर में जब तक नहीं लेकर जाओगे जब तक आपकी जो गैस है वो परफेक्टली प्योर नहीं हो जाए। रिसाइकल रिसाइकल भी हो रहा है और वो दोबारा उसको एक ही साइकिल को दोबारा हो रहा है, बट दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। आप इस एरो की बात कर रहे हो, जी सर, इसी ये एरो अगर की मैं बात। डेप्थ में जाऊंगा तो उसकी अलग बात है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। आपने इसको मेन में ले जाना है, मगर ये डेफिनेटली किया जाता है और इसमें नहीं है, हर रिफाइनरी में किया जाता है। एक सेकंड स्टेप, जब आप हाइड्रो ट्रीटिंग करते हो ना, पहली दफा हाइड्रो ट्रीट कर कर आप सेकंड हाइड्रो ट्रीटिंग करते हो इन केस अगर कोई इम्प्योरिटी रह गई हो। ओके सर। अच्छा, अब ये जो आपको बता रहा है, ये आपको बता रहा है फिशर ट्रोप मैकेनिज्म के मेन रिएक्शन। मैंने आपको क्या कहा, जब आप फिशर ट्रोप रिएक्शन कर रहे हो, ये जो मेरा है ये सिन गैस है और यहां पर देखें मेन रिएक्शन लिखा हुआ है। मेन रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2n प्लस 1 H2। ये आपका मेन रिएक्शन है फिशर ट्रोप रिएक्शन का, यानी मेन प्रोडक्ट है, मेन पॉलीमराइजेशन। ये चीज लिखी हुई है, ये जो मैंने हाईलाइट की है ना, दिस इज योर मेन प्रोडक्ट फ्रॉम योर फिशर ट्रोप रिएक्शन। और वही चीज यहां पर है, दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा दूसरी चीजें निकल सकती हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एल्कीन्स हैं, अभी मैं आपको बता रहा था एल्कीन भी निकल सकती है, फर्दर एल्केन्स निकल सकती हैं और मीथेन निकल सकती है। ये 4 चीजें निकल सकती हैं। अब उनके क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, यू डोंट नीड टू नो, यू शुड जस्ट नीड टू नो दैट दिस इज द मेन रिएक्शन। बाकी फिर उसके साइड रिएक्शंस होते रहते हैं। जो मैं शुरू में भी बोल रहा था दैट फिशर ट्रोप रिएक्शन इज नॉट वन रिएक्शन, इट इज अ चेन ऑफ रिएक्शंस। बोले सर ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है? यार, अल्कोहल्स वगैरह? हाँ, जिसमें ऑक्सीजन हो ना, ऑक्सीजनेटेड। मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि यहाँ पर मैंने आपको कहीं मेंशन किया था कीटोन, कहीं पर मैंने मेंशन किया था। हाँ जी, इधर मुझे नजर नहीं आ रहा बट आई हैड मेंशन्ड कीटोन। खैर, इट इज कीटोन, एसीटोन, ये जो चीजें हैं। जी सर। Okay. The main aim of the FT reaction is to maximize the formation of hydrocarbon in the liquid fuel range. यानी आपका जो मेन गोल है ना, वो है मैक्सिमाइज करो हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल रेंज के अंदर। फॉर द अबव प्रोसेस मैक्सिमाइज करने के लिए आपको सूटेबल रिएक्शन कंडीशंस चाहिए और कैटलिस्ट चाहिए। ये नहीं भूलिएगा, फिशर ट्रोप रिएक्शन के अंदर लाजमी है कैटालिटिक रिएक्शन हो मैक्सिमाइज करने के लिए। FT प्रोड्यूसेस मीथेन, FT मीथेन प्रोड्यूस करेगी, हायर पैराफिन प्रोड्यूस करेगी यानी एल्केन्स, ओल्फीन्स करेगी एल्कीन्स, एंड सम अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स, आपके ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड द कैटलिस्ट यूज। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर होता है। The main focus of the FT process is the production of the high molecular weight alkanes and diesel fuels. FT process आप ज्यादातर करते हो इन alkanes के लिए और diesel fuels के लिए। As the catalyst can be poisoned, catalyst की एक बात ये होती है, catalyst बहुत जल्दी poisoned हो सकता है from the sulfur। क्या चीज poison कर सकती है? The most harmful element which can damage a catalyst is sulfur. Sulfur present in the syngas. It is imperative to purify it and make it sulfur free. That is why you do the Claus process, और Claus process से पहले आप उसको पूरा treat करते हो। आपका मकसद ही ये है कि आपका कैटलिस्ट पॉइजन ना हो, तो ये चीज की जाती है ओरिजिनली। जी सर, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन्स हैं ये लॉन्गर चेन अल्केन्स होंगे ना? जी, जितना तो ज्यादा सर, आपका मॉलिक्यूल, हाँ बोले। तो सर फिर इनको हम हाई ऑक्टेन भी तो कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्टेन चेन, हाई ऑक्टेन में यही होता है ना? देखें ऑक्टेन चेन की आप जब बात करते हैं, ऑक्टेन नंबर की, जब वो चीज रिफॉर्म हो चुकी है या रिफाइन हो चुकी है। अभी तक तो आपने उनको कोई रिफाइन नहीं किया है ना, तो ऑक्टेन आप कैसे बोल सकते हैं उसको? बाय ठीक है ऑक्टेन आई सर। मीन गुड रिफाइनिंग।
मैं जब भी गैसोलीन को हाई ऑक्टेन बोल रहा था तो उससे पहले मैं रिफाइंड बोल रहा था। एक सेकंड रुकिए। जी, तो ओरिजिनली जब एफटी प्रोसेस हुई थी तो आपने कोबाल्ट से किया था। ओरिजिनली कोबाल्ट वाज यूज्ड इन द एफटी प्रोसेस, बट इट इज हाईली सेंसिटिव टू सल्फर कंपाउंड्स कंपेयर्ड टू आयरन एज अ कैटलिस्ट। मैंने आपको ये बताया है कि एफटी प्रोसेस के अंदर दो कैटलिस्ट यूज होते हैं ज्यादातर, कोबाल्ट या आयरन। जो कोबाल्ट है ना वो बहुत सेंसिटिव है सल्फर कंपाउंड्स के लिए, और जितना कोल हायर क्वालिटी कोल लो, हायर क्वालिटी से मतलब नहीं, मतलब ये कि जितना जिसके अंदर कोल का वेट ज्यादा हो उतना सल्फर कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोल हो जिसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा आ रहा है तो बेहतर ये है कि एफटी प्रोसेस के लिए आप आयरन यूज करो, बिकॉज आयरन जो है वो सल्फर से कम सेंसिटिव है। एज अ रिजल्ट, syngas obtained from coal containing a high proportion of sulfur is treated with iron catalyst। वो कोल जिसके अंदर सल्फर ज्यादा होगा वो आयरन कैटलिस्ट से ट्रीट होगा, और वो कोल जिसके अंदर सल्फर कम होगा आप प्रेफर वहां पर कोबाल्ट करोगे। As FT reactions are exothermic, their temperature must be controlled। जाहिर सी बात है कंट्रोल्ड आपको ये होना चाहिए। एफटी रिएक्शन के अंदर 3 टाइप ऑफ रिएक्टर्स होते हैं, ये आप पढ़ोगे अपने 6 सेमेस्टर के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, केमिकल रिएक्शन एनर्जेटिक्स CRE। 3 टाइप्स ऑफ रिएक्टर होते हैं, एक होता है फिक्स बेड रिएक्टर, दूसरा होता है फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर, तीसरा होता है स्लरी बेड रिएक्टर। फिक्स बेड रिएक्टर के अंदर आपके कैटलिस्ट के पैलेट्स लगे हुए होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, आपके जो पैलेट्स हैं वो कैटलिस्ट से रिएक्ट करेंगे और आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। फ्लूइडाइज बेड के अंदर क्या होता है, फ्लूइडाइज बेड के अंदर आप एक फ्लूइड प्रोवाइड करते हो, एनवायरनमेंट को आप फ्लूइडाइज करते हो, या तो आप लिक्विड लेते हो या गैस लेते हो अपना प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। और स्लरी बेड क्या होता है, स्लरी बेड ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें एक ही वक्त तीनों फेज होते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसकी फर्दर किस तरह प्रोसेस है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस, दैट इज फॉर CRE। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक लाइन में इसलिए बता दिया बिकॉज आई हैड मेंशन्ड इट ओवर हियर कि फिक्स बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड और स्लरी बेड। आज के दौर में nowadays most of the fixed bed reactors have been replaced by slurry beds। पहले FT फिक्स बेड पे होती थी, आजकल स्लरी बेड इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी एडवांटेज ज्यादा है, आप 3 फेजेस को एक ही वक्त पे काम कर सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर। अब देखें, अब हमारे पास फिशर ट्रोप प्रोसेस का फ्लो डायग्राम है, वही बात है जो हम सारी कर चुके हैं। मेन चीजें मैं आपको बता देता हूं। आपने कोल लिया, कोल को गैसिफाई किया, गैस क्लीनिंग की, गैस क्लीनिंग की, ऑब्वियसली कोल के अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड किया, आपने स्टीम ऐड किया, आपको स्टीम गैस, सिन गैस मिल गई। सिन गैस को आपने क्लीन करना है, प्यूरिफाई करना है, उसके बगैर आप एक सेकेंड रुक जाएं। तो आप क्या करें कि आप सिन गैस, क्लीन सिन गैस को एफटी सिंथेसिस में ले गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहां पर आपकी गैस क्लीन होनी चाहिए। एफटी सिंथेसिस के अंदर ये वाला पोर्शन आप छोड़ दें, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज समथिंग एल्स। इसके बाद आपको लिक्विड एंड वैक्स मिलेंगी। उस लिक्विड एंड वैक्स को एफटी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको सेपरेट एंड अपग्रेड करने पड़ेंगे। अनदर टर्म फॉर रिफाइनिंग इज अपग्रेडेशन, यानी आपने कोई चीज को अपग्रेड करना है। और अब जो आपके पास जो फ्यूल्स आएंगे वो अल्ट्रा क्लीन लिक्विड फ्यूल्स होंगे। अनदर नेम फॉर अल्ट्रा क्लीन इज हाई ऑक्टेन। जितना उसका रिफाइन होकर वो क्लीन हो जाए तो आपका जो फ्यूल है वो बेहतर है। और ये क्या चीज है, ये भी एक एफटी प्रोसेस है कि आपकी एफटी प्रोसेस हो गई है। एफटी प्रोसेस के बाद आपके पास प्रोडक्ट का फ्रैक्शनाइजेशन हो रहा है। अब ये देखें आपके पास क्या बन रहा है, इसके अंदर आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रहे हैं, रिफॉर्मेट हो रहा है। रिफॉर्मेट आप बोलते हैं कि
नेफ्था को आप गैसोलीन में लाने के लिए। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं, ये सारे रिफाइनरी के रिएक्शंस हैं। मेन चीज क्या है इस डायग्राम के अंदर? दीज प्रोडक्ट्स, डीजल, गैसोलीन, डीजल, गैसोलीन। रिफॉर्मेट भी जो है ना, दैट इज ऑल्सो गैसोलीन। तो ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये जो डायग्राम है, दिस इज वन ऑफ द डायग्राम्स विच आई विल नॉट आस्क यू ऑन योर एग्जाम। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि यू डू नॉट नो दीज टर्म्स एज येट, आइसोमराइजेशन, एल्काइलेशन, कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन, रिफॉर्मिंग, because this is part of PRE. But I wanted to show you that these reactions happen in FT synthesis. The temperature in FT process मैंने आपको बता दिया 150 to 350 होना चाहिए या 300 होना चाहिए। हाई टेम्परेचर 300 to 350 होती है। दो तरह की FT प्रोसेस हो सकती है, हाई और या लो। हाई के लिए 300 to 350, बाकी आपकी नॉर्मल या लो होती है। और ये याद रख लें कि हाई हमेशा आयरन बेस्ड कैटलिस्ट यूज करेगी। लो टेम्परेचर FT प्रोसेस लेस देन 300 यूजेस कोबाल्ट। हाई FT प्रोसेस आयरन यूज करेगी, आयरन बेहतर है। लो प्रोसेस कोबाल्ट यूज करेगी। इवन दो हाई टेम्परेचर शोज अ फास्टर रिएक्शन रेट, जाहिर सी बात है आपका टेम्परेचर हाई होगा तो आपका रिएक्शन फास्ट होगा, मीथेन आपकी फॉर्म होगी। और वैसे हाई, हम हाई फेवर इसलिए नहीं करते क्योंकि हाई फिशर ट्रोप रिएक्शन जो है ना, मुझसे भी अब बोला नहीं जा रहा, जो हाई फिशर ट्रोप रिएक्शन है वो मीथेन फॉर्म कर रही है। और मैंने आपको क्या कहा, एफटी सिंथेसिस के अंदर हमारा फोकस मीथेन में नहीं है। मीथेन इज नॉट अ लिक्विड फ्यूल, मीथेन इज अ गैसियस फ्यूल। हमारा इंटरेस्ट है गैसोलीन में। तो इसीलिए मैं क्या फेवर करूंगा? क्या मैं हाई टेम्परेचर फिशर ट्रोप रिएक्शन फेवर करूंगा? नहीं फेवर करूंगा। नहीं फेवर करने का मकसद ही ये है कि मुझे मीथेन नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? ड्यू टू दिस अ मॉडरेट टेम्परेचर रेंज इज यूज टू बी डिजायरेबल इन द प्रोसेस। यानी हाई टेम्परेचर फिशर ट्रोप हो सकती है, बट मैं प्रिफर नहीं करूंगा हाई टेम्परेचर को, क्योंकि मुझे ज्यादा मीथेन मिलेगा। मेरा गोल मीथेन में नहीं है, मेरा गोल है उसमें, गैसोलीन में। ये एफटी सिंथेसिस थी। लास्ट थिंग फॉर टुडे, ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि इन केस अगर एग्जाम ऑनलाइन हो, सो दिस वाज इंक्लूडेड इन योर ऑनलाइन एग्जाम। लास्ट थिंग फॉर टुडे, methanol to gasoline. I had already told you that both FT and MTG, methanol to gasoline process, convert coal into synthetic gas before converting it into final liquid product. यानी इसके अंदर भी आपको पहले सिन गैस प्रोड्यूस करना जरूरी है, इनडायरेक्ट मेथड है। द बेसिक डिफरेंस क्या है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनका मेन फर्क क्या होता है? अगर दोनों के अंदर गैसिफिकेशन हो रहा है, मेन डिफरेंस क्या है? द एफटी प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्ट्रेट चेन पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स दैट नीड टू बी अपग्रेडेड। एफटी जो होती है उसके अंदर एक ब्रॉड रेंज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको आपको अपग्रेड करना होता है या रिफाइन करना होता है। क्या चीज करने के लिए? क्वालिटी गैसोलीन प्रोड्यूस करने के लिए। अनदर नेम हाई ऑक्टेन गैसोलीन, या डीजल या जेट फ्यूल करने के लिए। एमटीजी क्या है? इट कन्वर्ट्स द मीथेनॉल टू सिंगल प्रोडक्ट, लो सल्फर लो बेंजीन रेगुलर ऑक्टेन गैसोलीन। मेन डिफरेंस क्या हुआ? एफटी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एमटी के अंदर एक प्रोडक्ट होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट। वो क्या है? एक लो बेंजीन लो सल्फर रेगुलर ऑक्टेन गैसोलीन। तो अनदर डिफरेंस है, जो एफटी का गैसोलीन होगा ना, वो होगा हाई ऑक्टेन गैसोलीन, बिकॉज इट इज कमर्शियल क्वालिटी गैसोलीन। ये जो होगा ये रेगुलर ऑक्टेन गैसोलीन होगा। और ये मेन इसका डिफरेंस है, वन प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आफ्टर द कोल इज गैसिफाइड टू प्रोड्यूस सिन गैस, आपने कोल को जब गैसिफाई कर लिया, अब इसकी कंडीशन डिफरेंट है। द मीथेनॉल इज फॉर्म फ्रॉम सिन गैस, आपको जो सिन गैस मिल गया है उससे आप मीथेनॉल फॉर्म करोगे।
FT के अंदर आप मीथेनॉल फॉर्म नहीं कर रहे थे सिन गैस से, FT के अंदर आप डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे विद आयरन या कोबाल्ट कैटलिस्ट, और आपको क्या मिल रहा था, एक पॉलीमराइज्ड एल्केन चेन मिल रही थी इसके अंदर, और उसका टेम्परेचर भी हाई था। इसका टेम्परेचर लो है और इसके अंदर आपको मीथेनॉल मिल रही है सिन गैस से 50 to 100 बार के अंदर। अनदर डिफरेंस क्या है, इसका कैटलिस्ट डिफरेंट है। उधर आप क्या यूज कर रहे थे, आयरन एंड कोबाल्ट, मेनली आयरन एंड कोबाल्ट, रुथेनियम भी बिट बाय बिट यूज कर रहे थे। इधर आपका मेन कैटलिस्ट क्या है, कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कॉपर, जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन तीन में से कोई कैटलिस्ट यूज होता है। एक दफा आपने मीथेनॉल फॉर्म कर ली, मीथेनॉल आपने किस चीज से फॉर्म की, मीथेनॉल आपने फॉर्म की सिन गैस से। वंस द मीथेनॉल इज फॉर्म्ड इट इज फेड टू अ फिक्स्ड बेड रिएक्टर सिस्टम। मीथेनॉल आपकी जाती है फिक्स्ड बेड रिएक्टर को। अब ये 2 स्टेज प्रोसेस है। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में द मीथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ मीथेनॉल, डाइमिथाइल एथर एंड वाटर। यानी स्टेप 1 में सबसे पहले आपके पास सिन गैस है, सिन गैस को आपने क्या किया, सिन गैस को आपने मीथेनॉल बनाया। अब जो मीथेनॉल आपने बनाया ना, ये 2 स्टेज है। पहले स्टेज के अंदर ये जो मीथेनॉल है ये क्या बनेगा, ये मिक्सचर बन जाएगा मीथेनॉल और डाइमिथाइल एथर का, इस चीज का मिक्सचर बन जाएगा। दूसरा स्टेज क्या है, जो आपका मिक्सचर जो बना है ना, मिक्सचर बनाए किस चीज का मिक्सचर, मीथेनॉल और डाइमिथाइल एथर का मिक्सचर, वो क्या होगा, ये रिसाइकल्ड गैस के साथ मिक्स होगा, इज मिक्स्ड विद द रिसाइकल्ड गैस, और ये पास होगा आपका ZSM5 से। ZSM5 एक कैटलिस्ट का नाम होता है, मैं इसका नाम खुद भूल गया कि ZSM किस लिए स्टैंड होता है, मगर आप इसको सिर्फ ZSM लिख सकते हैं। ये ZSM5 से रिएक्ट होता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन्स एंड वाटर। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आपने सिन गैस बनाई, सिन गैस से आपने मीथेनॉल बनाई। स्टेप 1 क्या है, वो जो मीथेनॉल है वो डिवाइड हो जाएगा 2 चीजों में, वो मीथेनॉल मिक्सचर ऑफ मीथेनॉल एंड डाइमिथाइल एथर एंड वाटर, ये रिएक्ट एक प्रोडक्ट बना। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर रिसाइकल्ड गैस से रिएक्ट होगा विद द ZSM कैटलिस्ट, और जब ये ZSM कैटलिस्ट से रिएक्ट होगा अब आपको हाइड्रोकार्बन एंड वाटर मिलेगा। अब जब आपको एक हाइड्रोकार्बन अपना मिल गया तो आप अपनी वही प्रोसेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स आर इन द गैसोलीन रेंज and most of the gas is then recycled with the ZMS reactor. ये इसका आखिरी स्लाइड में मैं बाद में आता हूँ, ये इसके मैं आपको रिएक्शन बताना चाह रहा हूँ। ये मीथेनॉल आपको मिल गई है, ये मीथेनॉल आप सोच लें कि आपको सिन गैस से मिल गई है कोई रिएक्शन कर कर। सिन गैस आपकी थी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही थी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उससे आपको मीथेनॉल मिल गई है। फर्स्ट स्टेज क्या है, आपने इस मीथेनॉल को, आपको मिला मिक्सचर ऑफ डाइमिथाइल एथर एंड वाटर, डाइमिथाइल एथर एंड वाटर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आता हूं मैं बात करने आपसे, डाइमिथाइल एथर और वाटर। अब ये जो डाइमिथाइल एथर एंड वाटर है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप के अंदर वो मिथेनॉल आपकी डाइमिथाइल एथर से रिएक्ट कर रहा है, जो मैंने आपको यहां पर कहा 2 स्टेज प्रोसेस। सेकेंड स्टेज प्रोसेस, the recycled gas is passed over in the second stage the methanol is converted into equilibrium mixture and dimethyl ether and water. That is the first stage. In the second stage the equilibrium mixture is mixed with the recycled gas and passed over ZSM to produce hydrocarbon and water. ये जो आपका मिक्सचर है स्टेज 1 से, ये ZSM से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, लाइट ओल्फेन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड वाटर। अब वो जो लाइट ओल्फेन्स हैं उससे आप डायरेक्टली गैसोलीन बना सकते हो। ये देखें, ये डायरेक्टली मैं C5 प्लस ओल्फीन बना रहा हूं और डायरेक्टली मुझे गैसोलीन मिलती है। गैसोलीन मेरी पैराफिनिक रेंज, नेफ्थीनिक रेंज और एरोमेटिक रेंज में आ सकती है। डायरेक्ट मैंने बना दिया और ये सब हो रहा है ZSM5 से। अब ये बात सिर्फ याद रख लें कि MTG जो है दैट कैन सेपरेटेड इनटू गैस, रॉ गैसोलीन एंड वाटर, ये इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। Raw gasoline is separated into LPG, light gasoline and heavy gasoline. ये जो आपको गैसोलीन मिलती है ना,
ये आप फर्दर इसको लाइट गैसोलीन, हैवी गैसोलीन और एलपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। हैवी गैसोलीन जो होती है वो हाइड्रोट्रीट करते हो टू रिड्यूस द ड्यूरीन कंटेंट। ड्यूरीन क्या होती है? चलें आप गेस करें, व्हाट डू यू थिंक इज ड्यूरीन? सनाउल्लाह, ड्यूरीन क्या होती है? सर ये तो कोई अल्कीन लग रहा है। करीब है, करीब है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कोई? अनसैचुरेटेड तो है। देखें, ड्यूरीन एक एरोमेटिक होती है। यहाँ पर एरोमेटिक्स बन रहे हैं ना, बेंजीन, टाउलीन, जाइलीन, ये बेंजीन फैमिली से निकला है। इसलिए मैंने कहा करीब है कि अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड है। ये ड्यूरीन जो है ना वो बेंजीन फैमिली से निकला है। मगर इस ड्यूरीन, जाहिर सी बात है, बेंजीन के अंदर सल्फर अगर कम होती है, ड्यूरीन एक हेवियर चेन है, उसके अंदर सल्फर ज्यादा होगी। तो हैवी गैसोलीन जो है ना उसके अंदर ड्यूरीन ज्यादा है, सल्फर ज्यादा है, इसीलिए हाइड्रोट्रीट होगा। जहां पर सल्फर ज्यादा है वहां पर हाइड्रोट्रीट होगा। और जो हैवी एंड लाइट गैसोलीन है ये आपस में फिर रिकंबाइन हो जाएंगे एमटीजी गैसोलीन के लिए। एमटीजी गैसोलीन इज डिफरेंट फ्रॉम द एफटी गैसोलीन। और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मेन रिएक्शन जो इसके अंदर हो रहे हैं वो ये है, आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिन गैस से बन चुका है। दैट इज ऑल फॉर यू टू नो। अल्लाह अकबर।